students, this is Dipali Pandey and you're watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट पर हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। एंड स्लोली यू हैव टू रिवाइज जितनी भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं। आई होप यू आर डूइंग इट वेरी वेल। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आज हम ये जो टॉपिक है ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हम फिनिश करेंगे। लाइक वी विल बी वॉचिंग ऑल दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। एक बार लास्ट में पूरा रिवीजन कर लेंगे, बट जो अभी लेफ्ट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेटल जो हैं वो दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ जो है रिएक्शन करती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मेटल सॉल्ट जब मॉल्टन स्टेट में होता है तो उसमें मेटल सॉल्ट के कुछ टाइप हो सकते हैं बच्चों, जैसे मेटल ऑक्साइड हो सकता है, मेटल क्लोराइड हो सकता है, मेटल सल्फेट हो सकता है। तो जब दूसरी मेटल इस मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करने वाली है और आपको एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रखा है, तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखोगे। सबसे पहली चीज़ तो वही है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स, उसको ध्यान में रखोगे कि कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल क्या है भाई कम रिएक्टिव है। तो फटाफट से हम रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, CU हेजी AG AU। ठीक है, ये एक टेक्निक है रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स को लिखने के लिए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो बच्चों, तो स्टार्टिंग से जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल शुरू किया हुआ है, तो एक बार पहला वीडियो देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। आई विल नॉट टेक मच टाइम टुडे ऑन दिस टॉपिक, विल स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ टुडे। सो व्हाट इज़ दैट? रिएक्शन ऑफ मेटल with metal salts। ओके, नाउ मैंने माना कि कोई मेटल A है और यहाँ पर हमने ले लिया सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल। कोई हमने दूसरी मेटल ले ली मेटल B, तो होगा क्या कि जो मेटल A है वो मेटल B को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से कर देगी रिप्लेस इफ़ A इज़ मोर रिएक्टिव दैन B। ये तभी पॉसिबल है अगर ये वाली मेटल इस वाली मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। मीन्स इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर कोई भी मेटल, ठीक है, ऊपर है किस मेटल से, जो दूसरी वाली मेटल जो सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर उससे ऊपर है तभी वो उसके मेटल सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर पाएगी। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल भी तो बनेगा क्या? बनेगा सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल A और प्लस मेटल B हो जाएगी फ्री। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मेटल B जो कि पहले सॉल्ट की फॉर्म में कंबाइन थी, अब उसने अपने सॉल्ट को क्या कर दिया, लीव कर दिया और अब वो हो गई है फ्री। यानी कि मेटल A ने मेटल B को उसके सॉल्ट से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, आई हैव टोल्ड यू कि किस तरीके से मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और वहाँ पर भी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सीखा था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से या उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पाता है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि आपने अपनी क्लास में एंटर किया। अब जब आप अपनी क्लास में एंटर किया, भाई आपकी तो बात है क्लास में, आपसे तो हर कोई डरता है क्लास में। अब जैसे ही आपने क्लास में एंटर किया, आपने देखा कि भाई आपका फ्रेंड जो है वो किसी और के साथ बैठा हुआ है। अब आपको आ गया गुस्सा, अरे मेरा फ्रेंड किसी दूसरे के साथ कैसे बैठा हुआ है। जैसे ही आप वहाँ गए, आपने 2-4 बातें बोली और जो आपके फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था ना, जिसने वहाँ पर एक बॉन्ड बनाया हुआ था आपके फ्रेंड के साथ, वो जस्ट उसको लीव करता है और वो दूसरी सीट पे जाके बैठ सकता है। आपकी सीट खाली हो गई, अब आप अपनी सीट पर जा कर के बैठ गए। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कहीं भी देखने के लिए मिल सकती है, बट
केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आपको वो वाला एग्जाम्पल नहीं देना है, वो सिर्फ समझने के लिए था। यहाँ पर समझ लो कि अगर कोई हाई रिएक्टिव मेटल किसी लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर पाती है तो यहाँ पर ये एक काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और उसकी हेल्प हमें कौन करती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 हम ये देखते हैं कि हमने ले लिया आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो आयरन यहाँ पर एक मेटल है, कॉपर यहाँ पर एक मेटल है। आयरन को हमने माना कि भाई मेटल ए है, कॉपर को हमने मान लिया मेटल बी है। देखो उसके सॉल्ट में प्रेजेंट है। कलर क्या होता है कॉपर सल्फेट का, ब्लू होता है, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का। अब पहली बात तो रिएक्शन करने से पहले ये देख लो कि क्या आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे पता लगेगा, इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो ना आयरन ऊपर आ रहा है कॉपर से, तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आयरन कहेगा क्या कॉपर से, कहेगा चल साइड हट मुझे बैठने दे। तो आयरन क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ये जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का बच्चों, ये हो जाएगा लाइट ग्रीन और कुछ फ्री कॉपर का कलर देखा है ना, घर में तांबे के बर्तन होते होंगे, तो कुछ कॉपर जो कि कुछ आयरन के ऊपर, अब कॉपर क्या हो गया, फ्री हो गया है, तो वो आयरन के ऊपर क्या करेगा, चिपक जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर एक कोटिंग, एक लेयर टाइप की बना लेगा। तो पिंक कलर की, पिंक ब्राउन कलर की जो लेयर होगी वो आयरन के ऊपर जमा हो जाएगी। इस रिएक्शन को आप प्रैक्टिकल की फॉर्म में लैब में कर सकते हो। टीचर्स ने अगर नहीं कराया है तो बोलो मैम सर हमें ये वाली रिएक्शन देखनी है, प्लीज़ हमें ये वाली रिएक्शन करके दिखाइए। तो जब आप रिएक्शंस को देखते हो, उनको विजुअलाइज करते हो, तो वो ज़्यादा समय तक आपकी मेमोरी में बनी रहती हैं। सो दैट इज़ वाई एक्सपेरिमेंट्स को हमें करते रहना चाहिए, हमें लैब के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में कलर्स भी पूछे जाते हैं। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको कलर के बारे में बताया कि भाई कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो ब्लू होता है जब उसमें आयरन के साथ रिएक्शन होती है। दिस इज़ नॉट वेरी वेरी क्विक रिएक्शन बच्चों, ऐसा नहीं है कि बस आपने कॉपर सल्फेट लिया, उसमें आयरन डाला और आपको लगता है कि सेकेंड मोमेंट में चुटकी बजाई और रिएक्शन हो गई। नहीं, इसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकन होगा। ठीक है, यू हैव टू कीप इट फॉर सम टाइम एंड देन कुछ समय के बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो रखी है। ठीक है, तो अगर हम दूसरी कोई रिएक्शन देखें, लाइक मैं बोलूँ कि हमने अगर रिएक्शन करनी है कॉपर की आयरन सल्फेट के साथ, सो व्हाट डू यू थिंक क्या बनेगा। बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे व्हेन आई गो फॉर चेकिंग नोटबुक्स, और मैं जब कॉपी चेक कर रही होती हूँ, भाई 1-2 कॉपीज़ हम लोग चेक नहीं करते हैं, बहुत सारी कॉपीज़ जब आती हैं तो एक तरीके से इवैल्यूएशन हो रहा होता है बच्चों का। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि बच्चे ना कहीं क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम नहीं देते। वो पहली लाइन क्वेश्चन की पढ़ते हैं एंड देन दे थिंक वाओ कितना इजी क्वेश्चन आया है, अरे इसका आंसर तो मुझे आता है। बट यार कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई टिक दी करेक्ट आंसर की जगह पे टिक दी इनकरेक्ट आंसर भी तो कह सकते हैं ना। तो बच्चों उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। आई टोल्ड यू बिकॉज कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, हमारे दिमाग में यही होता है कि यार आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हो रही, बट नहीं, हो सकता है आपको एग्जाम में कॉपर प्लस आयरन सल्फेट दिया हो, तो क्या ये रिएक्शन होगी। देखो तो मेटल ए को मेटल बी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, बट कॉपर तो यहाँ पर नीचे आ रहा है ना आयरन से। सो कॉपर तो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता उसके सॉल्ट से, तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पर कॉपर जो है वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सो बच्चों ये ध्यान रखो। आई वॉन्टेड टू टेल यू कि यहाँ पर अगर केमिस्ट्री के पेपर में आपको किसी ने कोई क्वेश्चन दिया है कि परफॉर्म दिस रिएक्शन, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज देयर कि रिएक्शन हो ही। आपको क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई कि भाई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हमने ले लिया मैग्नीशियम, हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो है ना, यहाँ पर ये कॉपर 2 ऑक्साइड है। ठीक है, और इसका कलर होता है बच्चों ब्लैक।
सो मैग्नीशियम ने जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, ये ऑक्साइड है ना, किसी के भी अगर ओ लगा होता है बाद में तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम कॉपर को उसके सॉल्ट से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है, कलर क्या होगा इसका, इसका कलर होगा वाइट, ब्लैक एंड वाइट, और प्लस कॉपर हो जाएगा डिस्प्लेस। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर कॉपर जो है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की जगह क्या हम कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, ले लो कॉपर सल्फेट क्या जाता है, क्या मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या मैग्नीशियम कॉपर के ऊपर आ रहा है भाई। तो मैग्नीशियम कॉपर को क्या करेगा, कहेगा चल साइड हट, मेरे को बैठने दे यहाँ। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके MgSO4 बनाएगा और प्लस कॉपर अलग, इसका कलर ब्लू, और ये होता है भाई कलरलेस। तो देखो इस तरीके से रिएक्शंस हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 2-3 रिएक्शन ही आपको करनी है, ठीक है, एक आध रिएक्शन और कर लो। मान लो कि यहाँ पर हम कर लेते हैं मैग्नीशियम और प्लस हम ले लेते हैं यहाँ पर आयरन सल्फेट ले लेते हैं, क्या लगता है होगी रिएक्शन, मैग्नीशियम क्या आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो मैग्नीशियम क्या आयरन के ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा और प्लस आयरन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयरन प्लस MgSO4, सोचो सोचो, नहीं होगा, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नीशियम से क्या लीस्ट रिएक्टिव है भाई, आयरन नीचे आ रहा है, मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, तो मेटल A इज नॉट more reactive than metal B, so this reaction will not take place, ठीक है। कुछ और सोचो, चलो, क्या कैल्शियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, सोचो, कैल्शियम मेटल क्या एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कैल्शियम क्या करेगी, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगी। तो कैल्शियम जो है मेटल A है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल B है। तो कैल्शियम का जो मतलब जो मेटल का जो सॉल्ट है वो ऑक्साइड है यहाँ पर ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ca का +2 होता है, O का -2 होता है, सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, CaO बनेगा, तो CaO बन गया और प्लस एल्यूमिनियम क्या हो गई, सेपरेट हो गई। अब तुम लोग कहोगे रिएक्शन तो बैलेंस है नहीं, तो कैसे कर दें भाई, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, 3 कैल्शियम कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, हो गई ना बैलेंस। तो इस तरीके से मेटल A और मेटल B की रिएक्शन हो जाएगी। जब आप रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे आपको दिमाग में रखना है कि इस मेटल की क्या बैलेंसी है, इस सॉल्ट की क्या बैलेंसी है, जब ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो किस तरीके से बॉन्डिंग बनाएंगे, किस तरीके से रिएक्शन करेंगे। एंड रिएक्शंस कब सिंपल हो जाती हैं, जब रिएक्शंस तब सिंपल हो जाती हैं जब हमें उनकी बैलेंसेस के बारे में पता है, हमें जो सॉल्ट और जो भी जिसकी भी हम रिएक्शन कर रहे हैं ना, हमें उनके नेचर के बारे में अच्छे से जानकारी है। सो केमिस्ट्री में आपको कहीं कहीं पे रटना भी है, कहीं कहीं पे सीखना भी है, भाई तजुर्बा होना ज़रूरी है रिएक्शंस को करने का, और वो तब आएगा जब आप रिएक्शंस को लिख करके करोगे, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कुछ, ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल यहाँ तक डन है। इसके बाद हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, जो कि 1-2 प्रॉपर्टीज़ बच गई हैं। सो बच्चों यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि बच गई थी नॉन मेटल्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि हाउ डू नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड सेकेंडली विद हाइड्रोजन। सो एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं क्लोरीन के साथ तो वो बनाती हैं क्या, क्लोराइड्स, नॉन मेटल क्लोराइड, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जब भी नॉन मेटल्स रिएक्शन करती हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वो बनाती हैं नॉन मेटल के हाइड्राइड्स। ये आप ध्यान रखो बच्चों। अगर किसी भी कंपाउंड में जैसे मैं बोलूँ X है, X कोई नॉन मेटल है, अब अगर इसके साथ मैंने HCl लिख दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीन्स इसका जो टाइटल होगा वो हो जाएगा क्लोराइड। और अगर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है तो वो बन जाएगा हाइड्राइड,
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। आप जैसे देखो सबसे पहले मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या कंपाउंड बन रहा है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है। तो जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो वो बनाएंगे कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जब भी नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं तो वो करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ रहे हैं तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, मींस वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो उसका फॉर्मूला होगा, मींस जो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन +1 की शेयरिंग कर सकता है और क्लोरीन भी 1 की शेयरिंग कर सकता है, तो 1 की शेयरिंग करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड में 1 बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया जो कि कोवलेंट बॉन्ड कैरी करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब देखो फॉस्फोरस और प्लस क्लोरीन, दो कंपाउंड बनते हैं बच्चों, एक बनता है PCl3 और दूसरा बनता है PCl5। यहाँ पर फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो अगर वो PCl3 है तो उसका नाम होगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अगर PCl5 है तो हम लिख देंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड नाम के 2 आपके वो बनते हैं क्या, कंपाउंड्स, और दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड कैरी करेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, अगर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो ये दोनों कब लिबरेट होते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होते हैं जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब दोनों कंबाइन होने जा रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। अब ऐसे ही जब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो उन्होंने क्या बनाया, अमोनिया। ये जो अमोनिया है ना बच्चों, ये टीयर गैस कहलाती है। टीयर गैस का मतलब है कि जब आप अगर लैब में हो और आपने इसको सूंघ लिया, एनी हाउ आपने इसको स्मेल किया, तो आपकी आंखों में आंसू लग जाएंगे। मेरा मीन्स आप एक्टिंग कर सकते हो कि यार मैं रो रहा हूँ, मुझे आंसू आ रहे हैं टाइप। तो अमोनिया को टीयर गैस कहते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मीन्स आंखों में बहुत ज़्यादा चुभती है, ठीक है, अमोनिया गैस। तो ये वाली जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अमोनिया बना रहे हैं, इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, इसको हैवर प्रोसेस कहते हैं। हैवर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनाई जाती है। एक चीज़ और, इसमें कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है जो कि आयरन होता है। आयरन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और आयरन को भी एक्टिवेट करता है मोलिब्डेनम। सो नाउ यू विल बी आप थिंकिंग कि भाई ये कैटलिस्ट क्या चीज़ है, मैम कैटलिस्ट बोल रही हैं यहाँ। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों, कैटलिस्ट एक टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो कि कोई रिएक्शन हो रही है, हमें उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है या फिर हमें उस रिएक्शन के रेट को घटाना है, तो हम कैटलिस्ट उसमें डाल देते हैं। तो जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे, जो रिएक्शन के रेट को घटा दे उसे नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पर हैवर प्रोसेस में जब हमें अमोनिया बनाने की स्पीड को तेज करना होता है तो हम उसमें आयरन और मोलिब्डेनम डाल देते हैं। आयरन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और मोलिब्डेनम आयरन की स्पीड को भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे हैवर प्रोसेस। इसके बाद जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्शन करती है तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। जहाँ भी एस जुड़ा है लास्ट में वो सल्फाइड है, सल्फाइड। सो यहाँ पे सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम बाइंड अप करेंगे किस टॉपिक को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में। यहाँ पर मैं ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो कि छोटी छोटी सी वीडियो हैं। अगर आप इन वीडियो को देखोगे तो आपका टाइम भी बहुत कम सा लगेगा एंड टॉपिक वाइज आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। चैनल पर जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 10th की वीडियोस को सर्च करो, उसमें जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करो। जो भी टॉपिक पढ़ना है उसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने वीडियोस को डाला हुआ है। जो टॉपिक पढ़ना है ईजिली आपको वो टॉपिक मिल जाएगा बच्चों। बट येस, अपना इंटरेस्ट पढ़ाई में बनाए रखो। अभ्यास इंस्टीट्यूट पर मैं लगातार बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड कर रही हूँ बच्चों। इफ़ इन केस यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी,
एंड फॉर माई चैनल प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो। एंड इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। अगर आपको वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में जहाँ पर भी आप एक्टिव रहते हो। और टाइम टू टाइम मुझे अपडेट करते रहिए। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो हाथ मिलाते हैं या फिर पेट दिखाते हैं। आई मीन टू से कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल को बजा करके आप जो है अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए और जब भी आपको मेरे चैनल से नोटिफिकेशन मिले सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।